व्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीव आवर्त सारणी का यह कुछ महत्वपूर्ण प्रयास था, जिसके माध्यम से जो भी अव्यवस्थित सारणी थी, जिसमें न्यूलैंड्स और डॉबरनियर राइनर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन दोनों वैज्ञानिकों ने भी प्रयास किया था आवर्त सारणी को व्यवस्थित करने का, लेकिन ये दोनों लोग सफल नहीं हो पाए। इसके बाद मेंडलीव ने अव्यवस्थित सारणी से व्यवस्थित सारणी करने का प्रयास किया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इस वीडियो में विस्तृत जानकारी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि तत्वों के गुणधर्मों का उसके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। यह किसका प्रयास था? यह मेंडलीव जो वैज्ञानिक थे उनका प्रयास था कि जो भी तत्व हैं, ठीक है, उनके गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान एक साथ स्थापित किए जा सकें, एक ऐसी सारणी बनाया जाए जिसमें आसानी से रखा जा सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रासायनिक डमित्री इनोविच मेंडलीव को जाता है। जो मुख्य श्रेय है, इन्हीं के प्रयास से जो इस समय की वर्तमान आधुनिक जो जिसका आवर्त सारणी कहा जाता है, मोज़ले की आवर्त सारणी, इसका ये बेस है। वर्तमान आवर्त सारणी का यह बेस सारणी है, जिसका प्रयास संशोधन करने का प्रयास यह मेंडलीव ने किया था। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उसका प्रमुख योगदान रहा, जैसा कि आपको अभी बताया गया है। ठीक है, उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। यह लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह जो लाइन आपको दिख रही है, यह इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए कि इस लाइन का कहने का तात्पर्य क्या है। यह जो आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी मेंडलीव द्वारा बनाई गई एक ऐसी सारणी थी, जिसको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके द्वारा मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। यह इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके आधार पर मेंडलीव ने अपनी सारणी व्यवस्थित किया था, तो उसमें आप कह सकते हैं कि मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर उन्होंने इसको व्यवस्थित किया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यह मेंडलीव की आवर्त जो सारणी बनाए थे उनकी यह जीवनी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया, उस समय 63 तत्व थे। यह भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि मेंडलीव के प्रारंभिक जीवन जो था उसमें आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, तो उसमें टोटल उस समय 63 तत्व हुआ करते थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, ध्यान रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। अभी हमने पिछले भी बताया था कि परमाणु द्रव्यमान और भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म के समानता के आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी स्थापित की गई। ठीक है, इस प्रकार की आवर्त सारणी को स्थापित किया गया। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने ये देखा कि ऑक्सीजन से जो तत्व बनने वाले थे और हाइड्रोजन से तत्व जो बनने वाले थे, उनके यौगिकों पर उन्होंने विशेष ध्यान रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये दोनों ऐसे तत्व थे जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा संयोग या यौगिक बनाने वाले तत्व हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि ये अत्यधिक सक्रिय भी थे। इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। इनका वजह यह था कि इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर विशेष ध्यान दिया, और ध्यान देने का तात्पर्य ये था कि ये बहुत अत्यंत सक्रिय तत्व थे और अधिक मात्रा में प्रकृति में पाए जाते हैं, और अधिकांश तत्वों के यौगिक भी बनते हैं। ठीक है, तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। उन्होंने बताया कि जो हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के जो सूत्र हैं, ठीक है, उनको तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। किसको? हाइड्राइड को और ऑक्साइड को। इस वक्त याद रखिएगा, हाइड्राइड और ऑक्साइड को मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे 63 तत्व मौजूद थे और उन्होंने 63 कार्ड लिए, और उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। लिखने के बाद उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया
और असमान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया। कहने का तात्पर्य यह था कि समान समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साइड रख दिया और दूसरे गुणधर्म वाले तत्वों को एक साइड रख दिया। ठीक है, इस तरह तत्वों का वर्गीकरण किया और करने के बाद उन्होंने दीवार पर उस कार्ड को लटका दिया। ठीक है, अधिकांश तत्वों में आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था। जैसे जैसे गुणधर्म मिलते गए उन्होंने तत्वों को चुनते गए और अधिकांश तत्वों की आवर्त सारणी में भी स्थान मिल गया। उन्होंने अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में थे। और ध्यान रखिएगा, यह जो परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम आपको दिख रहा है ना, यह मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो बेस होता है ना, मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी का बेस जिस पर मेंडलीव सारणी आधारित है वह कौन सा है? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया था। ठीक है, समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले भिन्न भिन्न तत्व एवं एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते थे। ठीक है, कह रहा है कि कुछ तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया तो उन्होंने देखा कि कुछ समान तत्व वाले गुणधर्म एक समय सीमा के बाद दोबारा रिपीट हो रहे थे। उन्होंने क्या किया कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक तरफ रखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यह लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके आधार पर है, तो आप बता सकते हैं तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। यह किसका कथन है? यह मेंडलीव के सारणी के हिसाब से यह कथन बनाया गया है। मतलब उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन के हिसाब से, मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के हिसाब से ही मेंडलीव सारणी बनाई। ठीक है, यहाँ चीज़ समझ लीजिए कि मेंडलीव का जो स्ट्रक्चर है क्या है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को ग्रुप कहा गया। मतलब ऊर्ध्वाधर, यहाँ पर आप देखेंगे ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से नीचे, इस तरह से ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया? इसको ग्रुप नाम दिया गया। ठीक है, अच्छा, और 36 पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहते हैं। मतलब इस तरह की जो भी पंक्ति है, पंक्ति या पंक्ति जैसी बन रही है तो इसको आवर्त कहा गया। ठीक है, आवर्त नाम दिया गया। और ऊपर से नीचे वाले तक के जो स्तंभ होते थे उन्हें ग्रुप कहा गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि यह बार बार आपको आएंगे। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा इस विषय में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे हमें देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए इन्होंने क्या किया था कि तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। और यहाँ आप देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद यह जो एक तत्व मिल गया था नियान। यह जो नियान था उस समय खोज नहीं हुआ था, इस वजह से उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में स्थान छोड़ दिया। ठीक है, क्लोरीन देखिए, आगे देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन का भी स्थान इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि ये जो अक्रिय गैसें थी इनकी खोज नहीं हुई थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक एक कॉलम में दो दो तत्वों को, एक एक वर्ग में दो दो तत्वों को रखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और क्यों रखना प्रारंभ कर दिया? क्योंकि इन दोनों तत्वों का परमाणु जो गुण धर्म था समान होता था। ठीक है, इस वजह से इन्होंने एक वर्ग में दो तत्वों को रखना प्रारंभ कर दिया। आगे चलते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां देखेंगे। तो उसमें क्या है कि आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों, कभी कभी कम द्रव्यमान तत्वों को रखना पड़ा। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक प्रमुख उपलब्धि है। क्या हुआ कि हमने बताया था कि तत्वों को आरोही क्रम में रखना प्रयास किया। ठीक है, आरोही क्रम में। लेकिन क्या हुआ कि कभी कभी तत्वों को अधिक द्रव्यमान वाले तत्व के बाद कम द्रव्यमान वाले तत्व को भी रखना पड़ा। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ रह जा सके। हमने यहाँ पे ऊपर बताया था कि समान गुण धर्म वाले तत्व एक साथ रखे गए। ठीक है, इस वजह से कम परमाणु भार वाले तत्वों के बाद अधिक परमाणु भार वाले तत्व रखने के बजाय अधिक भार वाले परमाणु तत्व को पहले रखा गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए बोला गया है कि 58.9 जो तत्व है कोबाल्ट का है। साड़ी में निकिल जो 58.7 से बाद में होना चाहिए था, लेकिन वह क्या है इसमें वह पहले रखा गया। ठीक है,
कोबाल्ट जो 58.9 है, 58.7 के बाद होना चाहिए, लेकिन सारणी में पहले है। ठीक है, आप इस चीज़ को सारणी में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को भी छोड़ दिया, जैसा कि हमने आपको दिखाया दिया, क्योंकि उनको आशा था कि उस समय तक, हमने बताया भी था कि जो तत्व थे वे उस समय तक खोजे नहीं गए थे, और उनको आशा भी था कि कुछ समय बाद इन तत्वों की खोज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक, देखिए, इस सब तत्वों को खोजा गया और उनका ये नामकरण भी किया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इस मेंडलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता एवं उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिले गए। इन्होंने, इनके द्वारा जो साड़ी बनाई गई थी, इस साड़ी के द्वारा परिशुद्धता मतलब अच्छी शुद्धता भी प्राप्त हो गई, मतलब अच्छे गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने की वजह से ये क्लियर हो गया कि ये समान गुणधर्म वाले तत्व हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनकी उपयोगिता भी आसानी से बन गई। ठीक है, इसके अलावा मेंडलीफ के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनों ने इनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकारा, अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजन भी माना। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी एक महत्वपूर्ण सारणी में गिनी चुनी जाती है। इसका वजह ये था कि उन्होंने बताया था कि जो उनके द्वारा जो छोड़े गए स्थान थे, यहाँ पर हमने दिखाया था आपको कि ये जो छोड़े गए स्थान थे, ठीक है, ये स्थान इसलिए छोड़े थे, उनको अनुमान था कि आने वाले समय में कुछ तत्वों की खोज होगी। इसके आधार पर यहाँ पर बोला भी गया है कि वैज्ञानिकों ने इनकी सिद्धांत को अवधारणा का एक सृजन भी कहा गया है। ठीक है, सृजक भी माना गया, क्योंकि इनको अनुमान था कि आने वाले समय में तत्वों की खोज हुई। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। और ये भी बताया गया था कि उस समय जो अक्रिय गैस थी, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, और उनका भी स्थान इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला, तब पिछली व्यवस्था में छोड़े बिना ही उन्होंने नए समूह में रखा जा सका। नए समूह बनाए गए अक्रिय गैसों का। ठीक है, इसमें भी 8 अक्रिय गैसों का एक समूह मिलता है। आगे चलते हैं। तो मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं, मतलब यह सारणी कहाँ तक संभव थी, इसकी सीमाओं के बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की बात ही हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ एक सूत्र वाले यौगिक बनाती है। मतलब इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पर एक सूत्री बोला है। क्या बोला है? एक सूत्र वाले यौगिक बोला है। ठीक है, कौन कौन से यौगिक बनाता है? हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ। ठीक है, आगे और देखिए, दूसरी ओर हाइड्रोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विक परमाणु अणु के रूप में पाए जाते। अभी बोला था एक सूत्री, और यहाँ पर बोला रहा है द्विक परमाणु। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के दो गुणधर्म है, एक सूत्री वाला भी गुणधर्म है और द्विक परमाणु वाला भी गुणधर्म है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि धातुओं एवं अधातुओं के साथ संयोजी यौगिक भी बनाती है। यह धातुओं के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, अधातुओं के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के साथ यह द्विक परमाणु बनाता है। यह जो है रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन किस प्रकार का परमाणु है, तो वह आपको बता सकते हैं द्विक परमाणु अणु होता है। ठीक है, इस चीज़ पर आप मत जाइएगा, ऊपर जो एक परमाणु सूत्र लिखा गया इस पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यह क्षार धातुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करता है, एक परमाणु की व्यवहार करता है, और हाइड्रोजन के साथ यह द्विक परमाणु का व्यवहार करता है। ठीक है, निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? अभी हमने बताया था कि क्षार धातुओं के साथ सिंगल परमाणु का व्यवहार करता है और हाइड्रोजन के साथ दो परमाणु का व्यवहार करता है। इस वजह से हाइड्रोजन का कोई स्थान फिक्स नहीं हुआ, और साथ ही साथ धातुओं और अधातुओं के साथ यह संयोजी यौगिक भी बनाता है। यह मेंडलीफ की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। ठीक है, क्यों? पहली कमी क्या थी कि हाइड्रोजन का कोई स्थान फिक्स नहीं था। यह मेंडलीफ की आवर्त सारणी का पहली कमी था। वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए, और आज भी बात करें वर्तमान आवर्त सारणी मोज़ली की जो है, उसमें भी हाइड्रोजन का कोई फिक्स स्थान नहीं है। ठीक है, मेंडलीफ के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का भी पता चल गया। समस्थानिक आपको बताया गया था कि समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं। ठीक है,
अगर अधिक जानकारी चाहिए तो समस्थानिक और समभारिक के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में आपको ये टॉपिक बना देंगे। ठीक है, और जैसे ही समस्थानिकों का पता चला, समस्थानिकों का पता चला तो उनको उनके द्वारा स्थान नहीं छोड़ा गया था इन समस्थानिकों का। ठीक है, किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। इस किसी भी समस्थानिकों का जो गुणधर्म होता है, रासायनिक गुणधर्म वो समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। यह इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिए इसको। किसी भी तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उनका रासायनिक गुणधर्म समान होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि क्या समान होता है, समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छा, कोई भी हम समस्थानिक ले सकते हैं। लेने के बाद हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट। जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक ले लेते हैं। ठीक है, समस्थानिक में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। जिसका समस्थानिक, जिसका परमाणु क्रमांक बराबर होता है वह समस्थानिक होते हैं। ठीक है, और परमाणु भार अलग अलग होता है। यहाँ जिसे परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। देखिए द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन हाइड्रोजन 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 के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वे समान होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार सभी तत्वों के स्थानिकों समस्थानिक मेंडलीव की आवर्त सारणी के लिए एक चुनौती बन गई। आप बता भी सकते हैं कि पहला कमी क्या थी कि हाइड्रोजनों का कोई स्थान फिक्स नहीं था। दूसरा क्या था, सम अस्थानिकों का भी कोई स्थान फिक्स नहीं हो पाया। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्वों की खोजी जा सकती है। इंपॉर्टेंट ये था कि जैसे हाइड्रोजन एक तत्व खोजा गया, लेकिन जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आया तो लेकिन ये नहीं कहा गया था कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में और भी कितने तत्व आया जा सकते हैं, इनका कोई अनुमान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जैसे ही समभारिकों की समस्थानिकों की खोज हुई, यहाँ पर 1 2 आ गया, S3 आ गया, इस प्रकार तत्वों की यह खोज होती गई। तो इस वजह से आप कह नहीं सकते हैं कि एक के बाद दो जो आता है उनके बीच में कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। इस पर उन्होंने कठिनाई आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी का जो बेस होता है उन्होंने मोजले द्वारा दिया गया था, मोजले द्वारा, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर सकते हैं या हेडलाइन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। ठीक है, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिए कि आपने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली टॉपिक पे बताया था कि मेंडलीफ ने जो बताया था उसमें ये बताया गया था कि किसी भी तत्व का जो आवर्ती फलन होता था वो परमाणु द्रव्यमान हुआ करता था। ठीक है, द्रव्यमान हुआ करता था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में वो क्या हो गया, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को आधार माना गया। किसमें? मोजले ने परमाणु संख्या को आधार माना, मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान को आधार माना। दोनों की आवर्त सारणी में यही विशेष डिफरेंट है। तदनुसार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। ठीक है, परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। यह किसका कथन था? यह मोजले द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था, या फिर कह सकते हैं कि जो भी वर्तमान की आवर्त सारणी है मोजले के द्वारा, उसका जो बेस है वह परमाणु संख्या है। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया गया है। यहाँ से आप आधुनिक आवर्त सारणी के विशेष नियमों को आप पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में से जो भी क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी पूछे जाते हैं। जो भी SSC का हुआ, रेलवे का हुआ, लेखपाल में हुआ, सब जगहों पर इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। यह लाइन समझने का प्रयास किया। तत्वों के जो गुणधर्म है उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन है। यह किसका कथन है? यह मोजले के द्वारा। ठीक है, और मेंडलीव के द्वारा यहाँ पर परमाणु संख्या न होकर के परमाणु द्रव्यमान हुआ करता था, जैसा कि हम आपको अभी पीछे बताए हैं। ठीक है, ये दोनों में विशेष डिफरेंट है।
आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित परमाणु प्रोटॉनों की संख्या पता चलता है। यह तो कक्षा 8-9 में भी पढ़ाया गया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या से परमाणु संख्या का पता चलता है। कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, बराबर प्रोटॉनों की संख्या। एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इन संख्याओं में एक की बढ़ोतरी होती थी। मतलब जैसे ही सीरियल वाइज चलते हैं 1 2 3 4 5 6 करके, तो उनमें परमाणुओं की जो संख्या है +1 करते हुए बढ़ती जाती है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जैसे क्रम बढ़ रहा है वैसे वैसे परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। यहाँ पे देखिए, तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो आवर्त सारणी प्राप्त होती है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आधुनिक परमाणु संख्या, यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिए। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के आरोही क्रम में रखने पर जो सारणी प्राप्त होती है, जो वर्गीकरण प्राप्त होता है, उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। अगर यहीं पर अगर द्रव्यमान आएगा तो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पे तो वो हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्म का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। इनके द्वारा यह कहा गया कि परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा अगर हम परमाणु संख्या को आरोही क्रम में रखते हैं तो इस प्रकार जो गुणधर्म प्राप्त होंगे और अधिक परिशुद्ध रूप में प्राप्त होंगे। यह मोजले का कथन था। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की तीनों कमियों को दूर किया गया, सुधारा गया। पहला कमी क्या थी? पहला कमी ये थे कि हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं था। दूसरा कमी ये थे कि समस्थानिकों की खोज हो गई। ठीक है, तीसरा कमी क्या था कि जो है अक्रिय गैस थे। क्या थे? अक्रिय गैस, उनका भी स्थान था। ठीक है, नहीं मिल पाया। आगे चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के बारे में देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 स्तंभ है जिन्हें समूह कहा गया। वहाँ पर क्या बोला गया? आपको बताए थे कि जो स्तंभ थे मेंडलीव वाले में, वहाँ पर वर्ग बोला गया, वर्ग नहीं ग्रुप बोला गया। ठीक है, ग्रुप बोला गया, लेकिन यहाँ पर क्या बोले? समूह कहा गया। ठीक है, समूह को इंग्लिश में ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, समूह कहा गया किसको? जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ वाले थे उनको हम समूह कह सकते या वर्ग कह सकते हैं। और जो क्षैतिज अवस्था में होते थे उन्हें आवर्त कहा गया। दोनों सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोनों इसी आधार पे थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। इस तरह जितने भी स्तंभ बने गए 18 स्तंभ थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस सारणी को देख लेते हैं सबसे पहले। इस सारणी को देखिए, आप यहाँ से देखेंगे तो एक स्तंभ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते टोटल 18 जो स्तंभ थे वे बने। ठीक है, इन स्तंभ को समूह कहा गया। इस तरह जो था समूह कहा गया या वर्ग ग्रुप कहा गया या ग्रुप कहा गया। ठीक है, और इस तरह 7 पंक्ति की खोज हुई। इन पंक्तियों को इस तरह जो थी उन्हें हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, यह मेंडलीव आवर्त की सारणी है। बात करें समूहों की जो संख्या है वो 18 है और आवर्त की जो संख्या है वो 7 है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचे हुए जो 58 तत्व है, 58 के बाद उनसे 60 करते हुए यहाँ से लेंथेनाइट तत्वों की खोज हुई और एक्टिनाइट तत्वों की खोज हुई। ठीक है, कहाँ से? यहाँ 57 के बाद 58 यहाँ से स्टार्ट हो गया और 89 के बाद जो 90 है एक्टिनाइट तत्वों की यह खोज हो गई। ठीक है, यह जो तत्व दिखाई दे रहा है यह उपधातु है। यह क्या है? यह आप जान सकते हैं, यह अक्रिय गैस है। यह अक्रिय गैसों की समूह है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह हेलोजन है। ऑक्सीजन, ये जो है सल्फर, सीलियम, यह चैलोजन है। ठीक है,
और यह है मृदा धातु है, यह मृदा धातु है समूह है, यह मृदा क्षार धातु समूह है, यह मृदा क्षार धातु समूह है। यह इंपॉर्टेंट समूह आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्रम बढ़ता जाता है, अभी बताया गया है 19, 20, 21, 22, 23, 24, जैसे जैसे क्रम बढ़ रहा है प्रत्येक में प्रोटॉनों की जो संख्या है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यह मेंडली पावर सारणी का गुणधर्म था। आगे भी चल के देख सकते हैं कि सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। कब? ध्यान रखिए, इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब इसको समूह की बात करते हैं, ध्यान से समझते हैं। समूह में बोला है कि जो संयोजकताएं हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब बात समझ में आएगी, यहाँ से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ लीजिए, इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, समूह की बात कर रहा है। ठीक है, समूह में बोला गया है कि प्रत्येक समूह में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, मतलब बाहरी कक्षा में। जैसे लिथियम, यहाँ पर हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लिथियम लिथियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षा में 2, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने? 2, 8, 2, 10, 1, 11, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। 19 के बाहरी कक्षा में 2, 8, 2, 10, 10, 8, 18, 1, 19, उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। 37 भी करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब समूह में जितने भी सबके इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। यहाँ पर भी यही बोला गया है कि प्रत्येक समूह में, एक ही समूह में सभी तत्वों के संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि संयोग करने का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनकी संख्या समान होती है। तो यहाँ पर हम आपको निकाल कर भी बता दिए कि प्रत्येक बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह समान होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप निकालने का प्रयास करेंगे कि इसमें भी देखिए, इस वाले तत्व के बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे या जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी प्रत्येक की संख्या समान होगी। जैसे हम 5 का निकालते हैं तो 5 में आपका निकलेगा 2, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 3, 2, 3, 5। ठीक है, और यहाँ से 13 निकालते हैं, 13 का निकालते हैं तो 8, 2, 10 और 3, 13, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। 31 का निकालते हैं, 2, 8, 18, 8 कितना हो गया? 10, 8, 28, 28, 3, 31। मतलब देखिए प्रत्येक बाहरी तत्वों के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी एक तत्व का अगर निकाल सकते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सभी के पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है समान होती है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि आवर्त के किसी भी समूह में, किसी भी समूह में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह समान होती है। ठीक है, यह तो हम उदाहरण आपको दे भी चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश में सर्वसम इलेक्ट्रॉन विन्यास को दर्शाता है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, और यहाँ से यह भी लाइन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है। हम आपको पहले ही बताए थे कि हाइड्रोजन का आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी में कोई फिक्स स्थान नहीं है, क्योंकि इससे पहले आवर्त में समूह 1 या समूह 17 में भी रखा जा सकता है। हमने बताया था, क्या बताया था अभी? समूह 17 मतलब हैलोजन के साथ। ठीक है, हमने पहले भी बताया था कि यह मृदा धातु के भी साथ, यह मृदा धातु के भी साथ भी व्यवहार कर सकता है, और यह 17वें जो तत्व है हैलोजन के साथ भी व्यवहार कर सकता है। मतलब मृदा धातु का भी गुणधर्म रखता है और हैलोजन का भी गुणधर्म रखता है। ठीक है, इस वजह से हाइड्रोजन की कोई निश्चित स्थान नहीं मिला। आगे चलते हैं कि आप देखेंगे कि इन दूसरे आवर्त के तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन उनमें कोषों की संख्या समान होगी। यह लाइन समझने का प्रयास करते हैं। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम कर सकते हैं हाईलाइट। यहाँ से हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बोला गया है आवर्त के तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनके कोषों की संख्या समान होती है। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम तत्वों को लेते हैं। इस प्रकार तत्वों को हम ले लिए। ठीक है, अब इसको करते हैं इरेज, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हम
यह हो गया इरेज। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं इस तत्व को, जैसा कि यहाँ पर जो 5 वाला तत्व, ठीक है। 5, 6, 7 और 13, 14, 15 इन तत्वों को हम समझने का प्रयास करेंगे। 5, 6, 7 और 13, 14, 15। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये हमने बताया था कि इस तरह जो भी होता है इस तरह आवर्त होता है। देखिए बोला है कि आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न होगी लेकिन कोषों की संख्या समान होगी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, और देखने का है, यहाँ पर बताया जाएगा जो परमाणु क्रमांक 5 है, ठीक है। इसका अगर हम कोष बढ़ते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 6 को भरेंगे तो उसी तरह भरा जाएगा, पहले में 2, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4। 7 में भी वही होगा, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान रखिएगा यहाँ पर बोला गया था कि अगर हम आवर्त में चलते हैं तो उस समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बदलेगी, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, लेकिन जो कोष होगा वह समान होगा। 5 में भी 2 कोष हैं, 6 में भी 2 कोष हैं, लेकिन 7 में भी 2 कोष हैं, यही बता रहा था। लेकिन अगर हम दूसरे आवर्त में, नेक्स्ट आवर्त में चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, हमने 5वां को बताया था 5, 6, 7 और 13वां इस वाले की बात करते हैं, तो इसमें देखिए कोषों की संख्या बदल जाएगी। एक कोष एक्स्ट्रा बढ़ने पर हमें एक कोष एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। जैसा कि 13 की बात करें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, समझ लीजिएगा। और बाहरी कक्षा में कितना, 8, 2, 10, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 14 की बात करें तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 कोष, ये तीसरका में, पहले में 2, दूसरका में 8 होगा, तीसरका में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 5वें में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी में 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी में 6, 8, 2, 10, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पे उपकोषों की जो संख्या होगी 3 हो गई। देखिए इसमें, उसमें 2-2 उपकोष थे, इसमें 3-3 उपकोष हैं, ठीक है। इस तरह से बोला गया कि आवर्त में जैसे आप बढ़ते जाएंगे, अवश्य अगर चलेंगे तीसरे चौथे आवर्त में तो 4 उपकोष हो जाएंगे, अगले जाएंगे तो 5 उपकोष हो जाएंगे, इस तरह से कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अध्यासिक कोषों की संख्या वाले विभिन्न तत्वों में परमाणु एक ही आवर्त में स्थित है, ठीक है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, ये सब भी है। आवर्त सारणी में जो कोषों की संख्या है समान होगी इनमें, ठीक है। तीसरे आवर्त में स्थित है, तीसरे आवर्त में से ध्यान रखिएगा, तीसरे आवर्त में स्थित है ये सब, ठीक है, आपको पहले हम दिखाए हैं। आगे देखिए, इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के एलियम केवल 3 उपकोष में ही स्थित होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीसरे आवर्त में स्थित है तो केवल 3 को होंगे, चौथे आवर्त में स्थित होंगे तो 4 कोष स्थित होंगे, दूसरे आवर्त में केवल 2 कोष बनेंगे, तीसरे कोष में 3 कोष बनेंगे, चौथे आवर्त में 4 उपकोष बनेंगे। इस तरह से कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। विभिन्न कक्षाओं में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं आसानी से। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी हम वर्ग बता सकते हैं, ठीक है, मतलब वर्ग नहीं, ग्रुप बता सकते हैं। उपकोष निकाल करके ये बता सकते हैं कि किस आवर्त में, उपकोष से हम आवर्त बता सकते हैं। अगर 4 कोष हैं, तो हम बता सकते हैं कि चौथे आवर्त में होगा। 5 कोष आ रहा है तो बता सकते हैं 5वें आवर्त में होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनों की मतलब संयोजकता की संख्या से पूछे तो हम वर्ग बता सकते हैं या समूह बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप जान सकते हैं कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर पर निर्भर करते हैं। जो फार्मूला होता है 2n स्क्वायर, मतलब इस हिसाब से 2, 8, 18, 32, इस हिसाब से हम कोषों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का भी पता चलता है। रासायनिक अभिक्रियाशीलता किस हिसाब से पता चलता है? तत्वों की स्थिति के हिसाब से, ठीक है। आप जानते हैं कि तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप तथा उनकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होती है। क्या आप बता सकते हैं कि मेंडलीव
ने अपनी सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारण के लिए यौगिकों के सूत्र के आधार पर बनाया था। ठीक है, तो हमने बताया था कि परमाणु क्रमांक के हिसाब से तत्वों को संयोजित किया था। ठीक है, इस आधार पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समुद्र में कैसे रखा गया, ये तो आप जान ही सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है, इसकी मूल गुण क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संयोजकता। संयोजकता आपको बताया दिया जाए, संयोजकता आप पढ़ भी चुके हैं। संयोजकता क्या होती है? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संयोग करने की जो क्षमता होती है उसे हम संयोजकता कह सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्भर करती है। ठीक है, अगर किसी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, 2 है, 3 है तो उनकी संयोजकता 1, 2, 3 होगी। अगर 5, 6, 7 है तो उनकी संयोजकता कितनी होगी? 1, 2, 3 होगी। ठीक है, इस तरह संयोजकता होगी, क्योंकि जो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ये दे सकते हैं, यह दाता होगा। ठीक है, दाता संयोजकता टाइप का होगा, मतलब धनायन होगा। 5, 6, 7 वाले ऋण आयन होते हैं, -3, -2, -1 संयोजकता वाले होंगे। इन्हें हम ग्राही तत्व कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अगर 5 किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता -3 होगी। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस संख्या 2 होगी। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में तो ये -1 इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है, देने की जो क्षमता होती है केवल वो अधिकतम 1, 2, 3 संयोजकता तक ही दे सकता है। अब बात आ गई 4 की, तो 4 संयोजकता दे भी सकता है, ले भी सकता है। ठीक है, इस वजह से इनको हम प्लस और माइनस दोनों में कह सकते हैं। इस वजह से यह उपधातु का नाम उप धातु कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यह दे भी सकता है और एक संयोजकता ले भी सकता है, मतलब धन और ऋण दोनों होते हैं। अच्छा, परमाणु साइज की बात करें तो परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। इस चीज़ को याद रखिए, परमाणु साइज बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु साइज आखिर क्या होता है। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट है कि परमाणु साइज से हमें क्या पता चलता है? परमाणु साइज से हमें त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोशों की दूरी को परमाणु साइज कहते हैं। मतलब यह केंद्र है, तो यहाँ से अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अगर 2 कोश है तो उसकी परमाणु त्रिज्या और ज़्यादा हो जाएगी, 3 कोश है तो यह ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, बढ़ने की वजह से प्रोटॉन भी, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं नाभिक में। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में प्लस बढ़ जाता है और यहाँ पर माइनस बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इनके बीच में आकर्षण बल अधिक हो जाता है। जब आकर्षण बल अधिक हो जाता है तो प्लस माइनस को अपनी तरफ खींच लेता है, और खींचने की वजह से इसकी जो बारीक कोष होते हैं सिकुड़ सी जाती है। इस वजह से त्रिज्या घट जाती है। कहने का मतलब है कि कोष बढ़ने से आवर्त में अगर बढ़ता है, आवर्त अगर बढ़ते हैं तो त्रिज्या घट जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बारीक कोष की दूरी ही परमाणु साइज दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है 37 pm या पिकोमीटर होती है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। आप देखेंगे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अभी हमने बताया था कि आवर्त बढ़ने पर या बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, जैसे जैसे प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है त्रिज्या घटती जाती है। नाभिक में आवेशों के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है। अभी हमने इसको परिभाषित किया, जिससे परमाणु त्रिज्या साइज घट जाता है। क्यों घट जाता है फिर से बता रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इस वजह से आकर्षण बल अधिक लगता है, जिस वजह से इसकी त्रिज्या क्या होती है? घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि यह बाहरी उपकोष सिकुड़ सा जाता है, सिकुड़ने की वजह से त्रिज्या घट जाती है। ठीक है, अच्छा अब समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर पहले समूह में 1 कोष होगा, दूसरे समूह में 2 कोष होंगे, तीसरे समूह में 3 कोष होंगे। जिसके जितने कोष होते हैं उसकी परमाणु त्रिज्या उतनी ही अधिक होती है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर बोला भी गया होगा कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, जैसे इसमें 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, 4 कोष, 5 कोष ऐसे बढ़ता जाता है। इससे नाभिक तथा उसमें बारीक कोषों की बीच की दूरी बढ़ जाती है। बीच की दूरी बढ़ने की वजह से इसकी त्रिज्या भी, परमाणु साइज भी बढ़ जाती है। करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि परमाणु त्रिज्या, परमाणु साइज के बारे में सही हमने बताया। अब चलते हैं धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी तत्व की धात्विक क्षमता क्या होती है और आधात्विक क्षमता, या फिर परमाणु के आवर्त में या ग्रुप में
किस तरह से गुणधर्म बदलते रहते हैं। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम जैसे धातुएं साड़ी में बाईं ओर और सल्फर एवं क्लोरीन जैसी धातुएं दाईं ओर स्थित होती हैं। ये तो आपको आप साड़ी को देख करके पहचान सकते हैं। ठीक है। मध्य में सिलिकॉन स्थित है। इसका मतलब ये है कि जिसे अर्धधातु या उपधातु कहते हैं, क्योंकि इसकी संयोजकता लगभग 4 के आसपास होती है। ये तो हम आपको बताए थे कि जिसकी संयोजकता 4 प्लस और माइनस होती है वह उपधातु होता है। ठीक है। इससे अधिक चलेंगे तो यह अधातु की तरफ जाता है। ठीक है। अगर इससे पहले मतलब +3 +2 +1 होगा तो वह धातु की तरफ जाता है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं के अधातुओं से अलग करती है। जैसा कि अब आपको यहाँ पर देखें, ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर आपको सारणी में चलेगी तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा इसकी बात कर रहा है। ठीक है। इसकी तो यह उपधातु के दर्शाता है, उप धातु को दर्शाता है। ठीक है। अच्छा, इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और ट्यूरेनियम, पोलोनियम धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहते हैं। ये तो हमने अभी बताया आपको। ठीक है। तीसरे अध्याय में आपने देखा होगी, ये तो अध्याय की बात कर रहा है। आगे चलते हैं। आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। कहने का मतलब हमने पीछे भी बताया था कि अगर बारीक कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो यह आसानी से त्याग कर सकता है। ठीक है। यह जिसकी संयोजकता +2 +3 करके होगी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उपकोषों की संख्या बढ़ती जाती है उनको त्याग करने की क्षमता जो होती है घटती जाती है। ठीक है। जो प्लस में होगा वो त्याग करेगा, त्याग करने का मतलब दाता होगा। जो जिसकी परमाणु जो बाहरी इलेक्ट्रॉनों में बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसकी अधिक होगी उनको त्याग करने की जो क्षमता होगी कम होती है, इसी वजह से वह अधातु कहलाते हैं। यही चीज़ इस लाइन में समझाई गई है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है तथा समूह में जाने पर बढ़ता है। मतलब इधर चलते हैं, आवर्त में चलते हैं तो वह जो धात्विक लक्षण है घटता जाता है। घटता जाता क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है उनकी प्रवृत्ति घटती जाती है, मतलब धात्विक प्रवृत्ति घटती जाती है। ठीक है। और अगर हम समूह की बात करें, वर्ग की, ग्रुप की बात करें, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो वह बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि उपकोष बढ़ने की वजह से, ठीक है, बढ़ने की वजह से जो उसकी धात्विक क्षमता होती है बढ़ती जाती है। दूसरी ओर अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। अब ने बताया था कि यहाँ ऊपर की तरफ प्लस, ये वाला अधातुओं के बारे, यह इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता था। ठीक है। यह अधातुओं को प्रदर्शित करता है। इन गुणधर्मों की विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आगे तरफ चलते हैं। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी में दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो अधातुएं हैं, ठीक है, वे दाहिनी तरफ है। आवर्त सारणी में किस तरफ है? दाहिनी तरफ स्थित है। इधर की तरफ अधातुएं स्थित है। ठीक है। यहाँ पर जो स्थित है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर उपधातु स्थित है। और इस साइड की तरफ अगर बात करें, इस साइड की अगर बात करें, इस साइड की अगर बात करें तो इधर धातुएं स्थित है। ठीक है। इधर धातु स्थित है, यह उपधातु स्थित है, उपधातु स्थित है, और इधर अधातु स्थित है। ठीक है। यही चीज़ आपको समझा रहा था। बाएं तरफ धातु, दाहिनी तरफ अधातु स्थित है। ठीक है। दाहिनी ओर स्थित है, क्या स्थित है? अधातु स्थित है। इस प्रवृत्ति से हमें इन तत्वों के बने ऑक्साइडों की प्रवृत्ति का भी पता चलता है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रख लीजिएगा। नहीं है तो इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। 1 मिनट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, यही सब तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन प्रवृत्तियों से हमें तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रवृत्ति का भी पता चलता है। क्या पता चलता है? कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है। और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। ठीक है। जैसे जैसे अगर हम बात करें धातु अगर बात करें, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम अगर बात करें, कैल्शियम जब ऑक्सीजन ऑक्साइड तभी बनता है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। यह क्षार को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगर हम और कोई तत्व ऐसे ले लेते हैं,
जैसे में क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन अगर हम HCl अगर हाइड्रोजन से करते हैं तो इससे बनने वाला जो पदार्थ होता है HCl होता है, वह अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो अधातु होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं और जो धातु होते हैं क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। इस प्रकार से यह हमने आप आवर्त सारणी के बारे में पढ़ाया, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, उनके गुणधर्म आदि के बारे में पढ़ाया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।